नमस्कार आप सभी मित्रों का। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। यहाँ पर आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह जो है प्रैक्टिस सेट 7 है। इसमें हम हिंदी के सभी प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्या सहित देखेंगे। तो जो भी साथी पहली बार एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से आग्रह रहेगा कि वह जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने साथियों से आग्रह है कि वह जो है वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पर जो दोस्तों पहला प्रश्न है कि किस समूह में सभी स्वर जो है वह दीर्घ हैं। विकल्प ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर आपको जो दीर्घ स्वर है यानी कि ऐसे विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि बड़ी ई, ए, ओ और औ, यह सभी स्वर जो है वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। रुको रुको वह क्या कह रही है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह कौन सा लगेगा यह आप सभी को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा और इसको जो है अल्प विराम कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर रुको रुको जो है वहाँ पर दोस्तों कॉमा का प्रयोग होगा। रुको रुको वह क्या कह रही है, यहाँ पर जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में जो नकारात्मक चीज़ें पूछी गई तो आपको यह बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि नदी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी जो है जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है, जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा। पिछले कई प्रैक्टिस सेटों में हमने सर्वनाम के भेद को देखा है दोस्तों, तो आप सभी दोस्त बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं। तो दोस्तों इस जो पूरा सेंटेंस लिखा है इसमें आपको बताना है कि कितने जो है विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यह जो है पूरा सेंटेंस है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो विशेषण जो है वह 3 है, यानी कि यहाँ पर कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है, 3। अब कौन कौन साथियों विशेषण है यहाँ पर, जैसे छोटी यानी बच्ची की विशेषता बताई जा रही है छोटी से, तो यह जो है एक विशेषण हुआ, तो यह पहला विशेषण है। दूसरा दोस्तों कि कुछ नए कपड़े, यानी कि कपड़े की जो विशेषता है वह कैसा है, यह जो है नया, यहाँ पर यह विशेषण होगा, यानी कि जो कपड़े की विशेषता बता रहा है दोस्तों। और कुछ यानी कि यह जो है कुछ नए, यानी नए का यह जो है विशेषता बता रहा है कि कुछ जो है नए कपड़े हमको खरीदने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुल जो है 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है वह पद परिचय के अंतर्गत आता है, जैसे क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। तो यहाँ पर क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल तथा वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है इत्यादि होता है। और जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे जो है हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्रिया कहते हैं। क्या क्रिया कहते हैं, यह आप जो है पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा है क्या है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, विशेषण है और भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा जो है वह क्रिया विशेषण की तरफ प्रयोग किया गया है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों कि शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। यहाँ पर असंगत यानी कि गलत युग्म बताना है। बूढ़ा का बुढ़िया, कटोरा का कटोरी, माली का मालिनी और हथौड़ा का हथौड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि माली का मालिनी नहीं होगा दोस्तों। माली का सिंपल जो है मालिन होगा। यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा प्रयोग की गई है यह मात्रा अनावश्यक प्रयोग की गई है, क्योंकि माली का स्त्रीलिंग मालिन होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 हम यहाँ पर देखेंगे कि दिए गए शब्दों में वचन जो है बताना है कि कौन सा वचन है, और शब्द जो है दोस्तों वह चाय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड चाय। आप सभी जो है चाय से परिचित होंगे, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि चाय एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो आइए हम जो है इसको क्लियर करते हैं कि चाय जो है वो किस वचन का शब्द है। तो दोस्तों चाय जो है वह विकल्प बी यानी कि एक वचन में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन जो है दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन। वहीं संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां हम देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर आप जो है यह थोड़े से घुमाऊ प्रश्न होते हैं, तो आप इनको इंग्लिश से अगर जोड़कर देखेंगे तो आप आसानी से जो है वह टेंस का आप बता पाएंगे कि यह कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने आज एक फिल्म देखी थी। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसको एक बार सोचिए कि आप कौन सा विकल्प जो है आपके हिसाब से इसका सही दिख रहा है। तो आप जो सोचिए एक बार कि मैंने आज एक फ़िल्म देखी थी, यानी कि आप एक बार अपने आप को सोचिए कि मैं स्टैंड हूँ और आपने फिल्म क्या कर ली है, देख ली है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो काल का प्रकार है यहाँ पर पूर्ण भूतकाल यानी कि विकल्प जो है यह राइट आंसर होगा। यानी कि यह कैसा वाक्य है, यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अब दोस्तों पूर्ण भूतकाल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम आपको दे देते हैं कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है, जैसे मैंने आज एक फिल्म देखी थी, मैं मोहन से मिला था। तो यह सभी जो है पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया और मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पर भाववाच्य वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो और न ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो यह सभी जो है भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब दोस्तों आइए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 हम देखेंगे कि लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है। करण और अपादान, संबंध और करण, अधिकरण और करण, कर्ता और कर्म। तो लड़के ने किसको मारा, कुत्ते को मारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर कर्ता और कर्म कारक दोनों का प्रयोग हुआ है। यानी कि ने जो है यह कर्ता कारक यानी कि लड़के ने, और को यानी कि कुत्ते को मारा तो कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर दोनों कारक यानी कर्ता और कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर हमको बताना है दोस्तों एकल का तद्भव शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द होता है दोस्तों वह जो है संस्कृत के ही टूटे फूटे शब्द होते हैं। वह यानी कि वह शुद्ध संस्कृत के शब्द नहीं होते, क्योंकि शुद्ध जो संस्कृत के शब्द हैं वह तो तत्सम कहलाते हैं और उन्हीं का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको जो है तद्भव कहा जाता है। तो दोस्तों एकल तो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द जो है वह विकल्प सी यानी कि अकेला जो है एकल का तद्भव शब्द है। अब दोस्तों जैसे आम्र जो है वह तत्सम शब्द है और उसका तद्भव आम होता है, अग्नि का आग होता है, चूर्ण का चूरन और ताम्र का तांबा जो है वह तद्भव शब्द होता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप सभी दोस्तों को यह बताना है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग ऐसे धातु होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को जो है बदल देते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उपसर्ग।
तो यहाँ पर दोस्तों जो है अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? अति उपसर्ग लगा है। कौन सा? अति उपसर्ग लगा है। अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग से बने अन्य शब्द निम्न है, जैसे अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय आदि। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह जो है उपसर्ग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो उपसर्ग का जस्ट अपोजिट वह प्रत्यय होता है, यानी प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द में के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर अनीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विश्वसनीय शब्द में अनीय प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उससे प्रत्यय कहते हैं, और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत तथा तद्धति प्रत्यय। अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, यानी कि यहाँ पर असंगत बताना है, यानी कि गलत बताना है। ठीक है, तो अति अंतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का राग और अमर का मर्त्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि अनुराग का जो राग है यह सही विलोमार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अनुराग का जो विलोम होगा वह राग न होकर बल्कि विराग होगा। क्या होगा दोस्तों? विराग। ठीक है, यहाँ पर राग न होकर के अनुराग का विलोम विराग होगा। बाकी हम यहाँ पर और जो है विलोम शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंतरंग का बहिरंग यह सही है, अल्पायु का दीर्घायु और अमर का मर्त्य यह जो है तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का बताना है, अधोगामी, विमुख, अधम और उदयाचल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर वह विकल्प ए, यानी कि ऊर्ध्वगामी का अधोगामी जो है वह विकल्प सही होगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों विमुख का जो विलोम होता है वह सम्मुख होता है, उदयाचल का अस्ताचल या पश्चिमांचल कह सकते हैं, और अधम का जो विलोम होता है दोस्तों वह उत्तम होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे दोस्तों कि द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इसमें अजिर जो है उस शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा? यहाँ पर विकल्प सी, यानी कि अजिर का अर्थ जो है दोस्तों वह क्या है? आंगन है। आप याद रखेंगे कि अजिर का जो अर्थ है वह आंगन होता है। अब प्रश्न नंबर 19 हमें देखेंगे कि किसान बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि इस प्रश्न में किसान का पर्यायवाची हमको बताना है कि यहाँ पर आप सभी दोस्त जो है पर्यायवाची बताना है, यहाँ पर पर्यायवाची किसान का। ठीक है, तो किसान का पर्यायवाची दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि खेतीजीवी जो है वह किसान शब्द का पर्यायवाची होगा। और किसान के अन्य पर्यायवाची काश्तकार, कृषिजीवी, हलधर, खेतिहर और अन्नदाता आदि जो है वह होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर विकास अत्यंत उत्साही था, नयन ने यह कार्य पूरा नहीं किया, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए और यह अत्यंत गंभीर मामला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यहाँ पर कर का यह सही अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द हाथ का प्रयोग हुआ है, यानी कि दोस्तों मेन जो कीवर्ड था वह कर का जो अर्थ है वह क्या होता है दोस्तों? हाथ होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ऐसा हमको बताना है। सही नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। तो शब्द युग्म और अर्थभेद यानी कि अभिराम और अभिराम लिखा है, आदि और आदि लिखा है, आरंभ और अभ्यस्त, अचल और अंचल, स्थिर और क्षेत्र, अयस और अयस यानी कि बदनामी और लोहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? विकल्प यानी कि अभिराम और अभिराम, स्थिर और लगातार यह जो है सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभिराम का अर्थ जो है वह स्थिर न होकर क्या होता है दोस्तों? अभिराम का अर्थ जो है वह सुंदर होता है। क्या? सुंदर होता है। और अभिराम का जो दूसरा वाला अभिराम है
उसका अर्थ लगातार होता है। यह तो सही है, लेकिन अभिराम का जो अर्थ होता है वह सुंदर होता है, न कि स्थिर होता है। इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी आदि और आदि यानी कि पहले वाले आदि का अर्थ आरंभ और आदि का अभ्यस्त, अचल का स्थिर, अंचल का क्षेत्र, अयस का बदनामी और अयस का लोहा होता है। यह सभी विकल्प सही हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 22 हम यहाँ पर देखेंगे कि जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि अतिथि। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जिसके आने की तिथि न हो यानी जो कभी भी आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अतिथि बोलते हैं। बाकी अन्य आप विकल्पों को देख लें। जो पोषण करता है उसको पोषक कहते हैं, और जो सत्ता को धारण किया हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सत्ताधारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि जहाँ जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अधिगम, अगम्य, निर्गम और सुगम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जहाँ जाया न जा सके उसको एक शब्द में दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अगम्य बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, वह कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। तो ये तो ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो यह भी सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको गलत कथन बताना है, आप याद रखेंगे। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यह भी सही है। और विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों यह गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल हो तभी उसे विसर्ग संधि कहा जाए। यहाँ पर संधि के संबंध में यह कथन गलत है, जबकि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के ही मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है। प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, राजपुत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि राजपुत्र, क्योंकि आप जब राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर एक परसर्ग यानी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कि राजा का पुत्र। बाकी प्रतिदिन, प्रत्येक और यथाशक्ति में अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए इन सभी तीनों में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हम लोग उत्तर लिखते हैं, हम लोग उत्तर लिखत है, हम लोग उत्तर लिखते हैं और हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो बताना है कि जो सही वाक्य है वह क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि हम लोग जो है उत्तर लिखते हैं, यह जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 की जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है, यानी उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि उनको जो है विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विभाव कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 28 हम यहाँ पर देखेंगे कि बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमूरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू में कौन सा छंद है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिंदी से इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से हिंदी की तैयारी करते रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर चौपाई छंद का जो है वह प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद सममात्रिक छंद होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की दूसरे से तथा तीसरे चरण की चौथे से तुकबंदी रहती है और चरण के अंत में जगण और तगण का आना निषेध है। तो यहाँ पर जो है आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि यह जो है चौपाई बड़ी फेमस है कि बंधव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमी अमुरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू। यह जो है चौपाई है और चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और यह जो है सममात्रिक छंद का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 29 हम देखेंगे दोस्तों कि राम रमापति कर धनु लेहूँ, यहाँ कौन सा अलंकार है। राम रमापति कर धनु लेहूँ, यहाँ पर कौन सा अलंकार है यह बताना है दोस्तों। यमक, श्लेष, अनुप्रास और वक्रोक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुधनप्रास, अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात किसी वर्ण के बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, राम रमापति कर धनु लेहूं, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। यानी कि जहां भाषाओं का क्या होता है वहां वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो खाली स्थान है वहाँ पर बताना है कि क्या जो है फिल होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि जहाँ भाषाओं का मिलन होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे दोस्तों कि यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि यह एक लोकोक्ति है कि यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ, यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे तो यह जो है कटाक्ष है कि ऐसा मूंग और मसूर की दाल, यानी कि मसूर की दाल जो है कीमती होती है, तो यहाँ पर एक कटाक्ष किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, यह मूंग और मसूर की दाल। अब प्रश्न नंबर 32 देखेंगे दोस्तों कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है। तो आप सभी ने जरूर ही सुना होगा, इस तरह की जो है लोकोक्तियाँ गांव घरों में इस तरह से बोली जाती हैं। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि जिस पर बीतती है वही जानता है। यानी कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का जो अर्थ है वह जिस पर बीतती है वही जानता है। अब प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता था, यानी कि किस नाम से जाना जाता था आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है। हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को दोस्तों वीरगाथा काल, उत्तर मध्यकाल को रीत काल और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है 36 से 40, तो बाकी जो नीचे दोस्तों प्रश्न है उनको इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो वह सभी साथियों को मैंने बोल रखा है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम फर्स्ट पर आप जो है जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ पर मैं आपको यह प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करता हूँ, तो आप जो है वहाँ पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है टेलीग्राम का लिंक रहता है, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों। तो वहाँ से आप जाकर के जुड़ जाएंगे और जो है इन गद्यांशों को पढ़कर और आप जो है उत्तर देंगे। तो बाकी गद्यांश को करने का मैंने एक ट्रिक भी आप सभी को बताया कि आप पहले गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ें और उसके बाद जो पहले प्रश्न है उसको पढ़ लें। तो आप जो है आप जब पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो है उत्तर वह क्लिक कर जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 34 की मानवता कब खिल उठती है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर है वो क्या होगा, वो जो है विकल्प, यानी कि जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब जो है मानवता खिल उठती है। अब दोस्तों ऐसा प्रसंग जो है इस गद्यांश में दिया होगा, इसीलिए यह इसका उत्तर है, क्योंकि आपको उस गद्यांश में जो प्रसंग दिया रहता है उसी में से उत्तर देना रहता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे दोस्तों कि आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। यानी कि आपको आध्यात्मिक में कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय और मूल शब्द क्या है यह बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि अधि उपसर्ग, आत्म जो है मूल शब्द और इक जो है वह प्रत्यय के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए होगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे, वाक्य का प्रकार है। तो यह कैसा प्रकार है दोस्तों, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सामान्य वाक्य है और विधिवाचक वाक्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार से में अपने समय से बहुत आगे थे, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। और ऐसे वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य एक संयोजक यानी कि अव्यय द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 37 देखेंगे और आई थिंक कि
और इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, क्या विचार था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जो है जायज और स्वाभाविक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल पेपर 7 के सभी 37 प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्या सहित हल किया। तो जो भी साथी नए हैं पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से, उनका परिचय हो रहा है दोस्तों, या पहली बार जो है आप जुड़ रहे हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल से, और ख़ास करके आप उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी SSC, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस होमगार्ड, और जहां पर हिंदी से प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जो है जुड़िए एग्जाम फर्स्ट से इसको, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।